अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, कोरोना के बहरान के बायस हमारा तालीमी निज़ाम भी एक अजीब व गरीब सूरत हाल का शिकार है। तालिब इल्म घरों में तालीमी इदारे खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं और आज इसी मुनासबत से हमारे साथ मौजूद है हमारा लाडला नोमी। लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो, लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो। दुनिया ते प्यार मिले, कोई दिलदार मिले, औंदा सवाद गल बात दा। गल बात के लिए यहाँ आए हुए हो, गल बात के लिए। हाँ, तो जब शुरू होगी गल बात तो करेंगे। और बात शुरू हो चुकी है भाई। मुझसे तो बात शुरू नहीं ना होगी, बात तो शुरू करें इन लोगों से। देखें जरा ये जो तालीमी अदारों में बैठे हुए हैं करता धरता, इन्होंने देखें क्या गलत फैसले शुरू कर दिए। हमें तो खुश होना चाहिए कि बगैर इम्तिहान दिए पास हो गए हो। नहीं तो वो तो जुनैद अंकल, मैं शुरू से ही 10-11 साल से ये कह रहा हूँ कि ये मुझे जितनी दफा मर्जी फेल कर ले, एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी। यानी तुम पिछले 10-11 सालों से कोरोना पे उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। नहीं जुनैद अंकल, ये हुकूमती करप्शनों की वजह से होता रहा है। अब ये पहली दफा ईमानदार प्राइम मिनिस्टर आया है, तो उसने सही फैसला कर दिया। ये देखें, उन्होंने कहा कि बच्चों को एग्जाम के बगैर पास करना चाहिए। ये उनकी मेहरबानी है। वो साथ ये नहीं कह रहे कि ये बड़ी देर के मेहनत कर रहे हैं। 9 साल से मुसलसल फेल हो रहे थे तुम। तो 9 साल ये भी तो कहता रहा हूं ना कि एक दिन देख लीजिएगा, मेहनत मेरी रंग लाएगी। अब रंग लाई है ना मेहनत, तो वो कह रहे हैं, वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि पास करें सबको, और ये लोग नीचे वाले कह रहे हैं जी के पिछली कारकर्दगी देख के पास करें। तो ठीक है ना, सारों को पास कर दिया, तो ये तो एक नीचे वाले लोग किसको कहा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जो तालीमी महकमे के लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर तो सबसे ऊपर ही है ना। कोरोना की वजह से पास हुए तुम्हें टैलेंट तो तुम्हारे में है ही नहीं। नहीं सर, देखे मेरी बात सुने, जब वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि सबको पास करें, तो फिर वो उनसे ऊपर तो कोई भी नहीं होता। अच्छा, मेरी बात सुनो, अब एक बात ज़हन में रखना कि हुकूमत कह रही है कि पिछली कारकर्दगी देख के अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा। पिछली क्लासेस की तुम्हारी जितनी भी कारकर्दगी जो भी होगी, वो एवेल्युएट कौन करेगा, बताएगा कौन? तुम्हारे ये टीचर बताएंगे। तुम्हारी सारी जिंदगी का दारोमदार अब इनके हाथ में है। नहीं तो ये तो देखें, ये तो फिर अभी हर जगह तक तो ईमानदारी नहीं ना पहुंची। अच्छा, अभी तो मेहनत ही कर रहे हैं ईमानदारी फैलाने के लिए। सर आप ईमानदारी से फैसला करेंगे ना इसकी प्रमोशन के बारे में। खुद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब इसकी पिछली क्लास का वो कारकर्दगी देखेंगे तो खुद पता चल जाएगा कि ये कितना होनहार है। तो इन लोगों ने तो अगर मेरी रिपोर्ट गलत बनाई हुई है क्या पिछली, तो फिर वो तो फिर इनका कसूर है ना। यार नोमी, तुम्हारी मेरी क्या दुश्मनी? मैं कोई गलत रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा। मैं अल्लाह का मुंह दिखाना जाके मैंने जो तुम्हारी रिपोर्ट होगी वही आगे पेश करूंगा। नहीं तो आपने जो गलत लिखी होगी तो फिर। मैंने गलत कभी लिखा ही नहीं। आपको पता है ना कि कोरोना भी फैला हुआ है। हाँ, फैला हुआ है। तो वो कई टीचरों को भी हो गया। ये देखें जिन्हें साहब बददुआओं पे उतर आया। सर आई एम सॉरी, मैं आपको कोई बददुआएं नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त कोरोना फैला हुआ है, बड़ा मुश्किल वक्त है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि अगर किसी के घर में खाना नहीं है तो हम पहुंचाएं। अगर कोई काम पे नहीं जा रहा तो उसको जाके पैसों की मदद करें। अगर कोई बेचारा बीमार है उसे अस्पताल पहुंचाएं। अगर किसी के नंबर कम है तो उसको नंबर दे दे। वाह, नहीं नंबर ना दे। अगर किसी की पिछली रिपोर्ट थोड़ी बहुत ढिल्ली मट्टी है तो उसको ठीक कर दे। ये दुआएं होती हैं। फिर रोजे महशर में जो रिपोर्ट जानी है हर इंसान की, उसमें दुआओं से बड़ी बेहतरी आ सकती है। सर इसको छोड़ें, आप उस्ताद हैं, बड़े हैं, इसकी रिपोर्ट का कुछ करें ताकि ये पास हो जाए और मैं भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल हो जाऊं और किसी के मुंह में मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि 2 लड्डू डाल दूं। ये तो अब वाकई सर को देखना चाहिए।
मेहनत तो मैंने ही की हुई है ना, इन्होंने तो थोड़ा सा पेन नहीं हिलाना है। सॉरी टू से जुनेद अंकल, मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, ये हुकामे वाला को सोचना चाहिए कि घोड़ा और गधा एक बराबर नहीं होने चाहिए। जिसने मेहनत की हो वो भी पास, जिसने नहीं मेहनत की और वो भी पास। ये तो है। ये क्या बात हुई? ये तो अब सड़क के ऊपर एक मोटरसाइकिल वाले के अलावा दूसरा कोई आए ही ना। ये छोड़ो यार, ये देखो उसने तुम्हें घोड़ा कह दिया। घोड़ा नहीं सर, गधा कहा है इसे। वो सर ठीक कह रहे हैं, घोड़ा का गधा इतना तगड़ा हो सकता है या घोड़ा इतना छोटा हो सकता है? इतना छोटा घोड़ा तो खुद दौड़ता ही नहीं, वो अपनी अम्मी के साथ दौड़ता है। ये काई कबीले का घोड़ा है जो कैद ज़दा इलाके में फंस गया। इतना छोटा घोड़ा, ये पोनी घोड़ा है। इतना होनहार लड़का, ये सही कह रहा है। इतनी मेहनत करता है, पढ़ता है मेहनत से और अपना खाना किसी को दे देता है। अच्छा। इतना नेक है, इसको भूख नहीं लगती ना, इसका पिता नहीं है। हिसाब लगा लें अब इन्होंने मेरी कैसी रिपोर्ट बनाई होगी। रिपोर्ट तुम्हारी सही बनाई है मैंने, जुगत चाहे मेरे से गलत हो गई है, रिपोर्ट सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। क्योंकि बहरहाल मैं टीचर हूं, कोई जुगतियां नहीं हूं। देख रहे हैं जुनैद अंकल, इन्होंने इसी तरह रट्टा डाल के हमारे किए दरे पे पानी फेर देना है। इतनी मेहनत के साथ हम पास हो रहे हैं वजीर आजम साहब की खुद इन्वॉल्वमेंट से। भाई फार्मूला सीधा सीधा है कि अगर आपकी पूरे साल की कारकर्दगी इस बात की गवाही दे रही है कि आपको प्रमोट हो जाना चाहिए तो हो जाओगे। जुनैद अंकल, आजकल कौन किसी के लिए गवाही देता है? आपको पता ही है क्या दौर जा रहा है। नहीं तो तुम्हें अपने टीचर पे एतमाद नहीं है? नहीं जुनैद अंकल, मुझे इन पे एतमाद है, ऐसी बात नहीं है, मगर बहरहाल स्टूडेंट्स की गवाही देनी है। आप जरा उन पे गौर तो करें। उनको को कह रहे गौर करो, तुम्हारे दिल में कोई जुगत है तो कर लो। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई साइकिल चोरी का केस हो तो आप गवाही देते हैं, खूबसूरत भी लगेगा। शर्म करो, एक उस्ताद की गवाही है, मोतबर तरीन गवाही है। इसीलिए कह रहा हूँ कोई बड़ा केस हो तो चले ये गवाही दे। अब ये छोटी छोटी गवाहियां कहाँ उनको खज्जल करना है तो हमने। यार अब उनकी गवाही दिलवाने के लिए इसको कत्ल कर दें, क्या बड़ा केस लाए फिर? सर आप मेरे इन बंधे हुए हाथों की तरफ देख लें, अगर कोई ऊंच नीच है तो प्लीज इसे आगे कर दें। जरा जोर लगाएं, मैंने तो मेहनत की हुई है, बस आपकी यहाँ पे मेहनत ही काम आनी। खुदा का खौफ करो, तुमने थोड़ी सी मेहनत की होती तो आज इस तरह तुम्हारे बाप को तुम्हारे उस्ताद के सामने हाथ ना जोड़ना पड़ा। जुनेद अंकल, ये आप देख रहे हैं, यही ज्यादती है हमारे साथ। अगर आप इनकी सालाना रिपोर्ट पे जाएंगे इस तरह तो कई नालायकों की रिपोर्टें ठीक हो जाएंगी। हाँ, देखो बेचारे का चेहरा देखो, पढ़ पढ़ के क्या हो गया। आज तो सालाना रिपोर्ट ही लेनी है ना, मेरी भी 7-8 महीने पहले वाली फोटो लगा लें। जब मुझे बुखार चढ़ा था मैं भी बड़ा कमजोर हो गया। शर्म करो, कुछ शर्म करो। एक वेल्डर का बेटा है और किस कदर लायक है वो। हाय, तो फिर ये तो आपका ही कसूर है ना, आप भी फिर अपनी फैक्ट्री बेचें और वेल्डिंग शुरू करें। यार खुदा का खौफ करो कुछ। जुनैद अंकल, सब मुझे जिम्मेदार बनाते हैं, कोई बाकी लोग भी जिम्मेदारी ले ना। शर्म करो कुछ, फैक्ट्रियां हैं, बिजनेस है, किसके लिए है? तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो जब बच्चे ने पढ़ना ही नहीं है तो किस काम की फिर फैक्ट्रियां और बिजनेस? कुछ खुदा का खौफ करो, तुम्हारी खातर अपनी जान जोखों में डाली हुई, इतनी सी जान है उनकी, उसको भी जोखों में डाला हुआ। बूढ़े बाप का सहारा बनो। इतने भी बूढ़े नहीं है, जब अम्मी मारने लगती है ना तो ऐसे दरख्त पे चढ़ते हैं। अब वो भी तुम्हारी खातिर के तुम यतीम ना हो जाओ। एक मिनट मम्मी, वो तो तुम्हारे वाले साहब है, मुझे पता है। तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, वो भी स्टूडेंट है। कौन है? भाई मैं हस्बे हल्का दानश्वर हूं। देख रहे हैं सर, अगर इस तरह का बंदा दानिशवर हो सकता है तो मैं पास नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जहां पे कोरोना ने एक वायरस हो के तो इतनी मदद की है, तो उस्ताद तो इंसान है, इनको भी स्टूडेंट्स की मदद करनी चाहिए। यार वो कैसे मदद करें? देखो अगर तुमने पूरा साल नहीं पढ़ा तो उनको नजर आ रहा है कि तुमने पूरा साल मेहनत नहीं की। नहीं तो हो सकता है पूरा साल ना पढ़ा हो तो अभी जो आखिरी 1-2 महीने हैं इसमें मैंने बड़ा जोर लगा लिया हो। एक महीने च किन्ने की तू मेहनत कर लेनी सी एडा तू शफीक चिश्ती।
चलो अब ये कहां से आ गए अंकल शफीक चिश्ती? और नोमी कबड्डी का बहुत बड़ा प्लेयर है, आखिरी नंबरों में इतना जोर लगाता है कि टीम को मैच जिता देता है। तो ये कोई कबड्डी की बात हो रही है? ये तो एजुकेशन की बात हो रही है। तो एजुकेशन के लिए तो सबको जोर लगाना चाहिए। अगर किसी की रिपोर्ट गलत है तो आपको ठीक करनी चाहिए, अगर कोई वीक रह गया है तो उसको पास करना चाहिए। जिस तरह वजीर आजम सबका स्टूडेंट्स का साथ दे रहे हैं, वहां पे सबको साथ देना चाहिए। और सिर्फ एजुकेशन में नहीं जुनैद अंकल, प्राइम मिनिस्टर तो इतना आवाम का साथ दे रहे हैं, बगैर तस्दीक किए 12-12 हजार दे रहे हैं। लो तो जहां वो 12,000 दे रहे हैं, आप चंद 100 नंबर नहीं दे सकते। और भाई साहब इसे अपने साथ फैक्ट्री ले जाएं, पढ़ के इसने कौन सा अमजद सलाम अमजद बन जाना है। लो जो पीटी मास्टर साहब है ना, सर असलम, वो मुझे कह रहे थे कि जितनी तेजी से तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं ना, तुमने साल 6 महीने में अमजद इस्लाम अमजद बन जाने। पढ़ो या ना पढ़ो है, उन्होंने कहा था। जी सही कह रहे हैं आप, ऐसे बच्चे ने भी पढ़ के कौन सा डीसी लग जाना होता है। पढ़ाई से फारग होके अगर बाप अमीर हो तो बड़ी मोटरसाइकिल ले देगा, अगर बाप गरीब हो तो समोसे पकौड़े लगा लेगा। देखे कितना ज़हीन है। अभी इसने मुझे तजवीज़ दी थी, कहते हैं जी हुकूमत को कहे कि चुप करके स्कूल खोल दे, सिर्फ इतना करे कि घंटी जो पीरियड्स की होती है वो बजाना बंद कर दे, कोरोना को पता ही नहीं चलेगा कि स्कूल खुला हुआ है कि नहीं। सर ये खुद ही इतने मोटे हैं या आपने तल के बिठाए हुए हैं? दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। देखो आज से 22 साल पहले 16% लोग जो थे वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहते थे, यानी अलग रहते थे। आज ये तादाद 56% से तजावुज कर गई है। भाईजान आज दुनिया भर में फैमिली डे मनाया गया, वाह वाह, खानदानों का दिन मनाया गया। बहुत अच्छे। अच्छा, हम इस हवाले से एक अजीब मखमसे का शिकार हैं कि आप किसी से बात करके देख लें कि हमारे यहाँ खानदानी निज़ाम पर बात करें तो फौरी तौर पे जो जहन जाता है ना, हमारा जो ख्याल जाता है वो जाता है जॉइंट फैमिली सिस्टम की तरफ। सही। मुश्तरका खानदानी निज़ाम, यानी हमारे जहन में ये है कि जब तक हमारा मुश्तरका खानदानी निज़ाम जो है, जॉइंट फैमिली सिस्टम बरकरार है तो हमारा फैमिली सिस्टम बरकरार है। ये बिल्कुल एक गलत सोच है। अच्छा जी। ये बिल्कुल, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे मतलब मजहब में इस बात का कोई तसव्वुर सिरे से मौजूद ही नहीं है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहा जाए, बल्कि कदरे इसको डिस्करेज किया गया है कई हवालों से। तो लेकिन हमें ये बात करने की जरूरत है कि दुनिया भर में इस वक्त जो फैमिली सिस्टम है, फैमिली वैल्यूज हैं, वो बहरहाल खतरे से दोचार है और हम दुनिया के कई माशरों की निस्बत बहुत बेहतर माहौल में है खानदानी निजाम के हवाले से। उसमें एक joint दूसरे family- के साथ मिलना गिलना हमारे यहाँ है। वैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम तो ज्यादातर उन लोगों में होता है जो जेड़े कहते हैं यार महल्ले च लड़ाई हो पैंदी है, इकट्ठे रहिए। और आपके दुश्मन कहते हैं कि तुम इकट्ठे होके की कर लोगे, वो भी अगो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम तो नहीं, ये जो खानदानी निजाम निजाम इसकी हिफाजत करनी चाहिए। जिंदा कौमें इस पर पूरी नजर रखती हैं, कड़ी नजर रखती हैं। बल्कि मैं अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो कम से कम 2 अमरीकी इंतखाबात ऐसे हैं जो सिर्फ फैमिली वैल्यूज पे लड़े गए थे। अगर एक तो उसमें से क्लिंटन का एक इलेक्शन था, एक उसके बाद या उससे पहले एक इलेक्शन था जो सिर्फ जिसमें स्लोगन ये लगाया गया था, ये बुलंद की गई थी आवाज कि हम फैमिली वैल्यूज बचाएंगे। तो पूरी दुनिया के माशरे जो है, कौमें, मुल्क जो है, वो इस हवाले से फिक्रमंदी का शिकार है। लेकिन हमारे यहाँ भी हम इस हवाले से किसी हद तक मुतमईन जरूर है कि नहीं जी नहीं, हमारे यहाँ फैमिली वैल्यूज मौजूद हैं, खानदानी अकदार मौजूद
موجود ہیں, ایک دوسرے کا ہم خیال رکھتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں بھی کوئی صورتحال بہت زیادہ اب خوش کن نہیں ہے. اس حوالے سے ہمیں بھی تھوڑی سی تشویش کا شکار ہو جانا چاہیے. اب زیادہ باتیں شاتیں خاندانوں میں شروع ہو گئی ہوئی ہیں. اب وہ والدینوں کی, باپ یا ماں کی وہ طبیعت نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی. پہلے ماں باپ بچوں کے دلوں میں, ذہنوں میں فیملی کی قدریں ڈالتے ہیں. اب تو ابا آپ سارے فیملی میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے اپنے اس پھوپھڑ کا نام نہ لیا کرو, نہیں ٹھیک ہے, اور تمہارا وہ بڑا خالو آئے نا تو اپنے اپنے کمروں میں چلے جایا کرو. میں پوچھی یار اس خالو جو آگ نکل دی کیوں کمروں میں چلے جائے. بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ سارے بزرگوں کی, خاندان کے بزرگوں کی عزت کریں, ان کے ساتھ جڑ کے رہے. ایک وقت ہوتا تھا, بلکہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ خاندان میں جو کوئی باتیں ایسی ہوتی بھی تھیں بزرگوں کے درمیان, تو جب وہ بات کی جاتی تھی تو بچوں کو وہاں سے اٹھا دیا جاتا تھا. بچوں کے کانوں میں ایسی بات نہیں پڑھنے دی جاتی تاکہ ان کے دماغ میں نفرت نہ آئے. وہی نفرت جو ہے وہ اگلی جنریشن میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. کیوں جائے. آپ کا بچپن کب تھا؟ بڑا سنا ہے آپ کا بچپن. میں اپنے بچپن کے آخری دنوں سے گزر رہا ہوں. میری بات اچھے, یعنی اگوں بچیاں دا بچپن بھی مک گئے, وہ ماشاءاللہ جوان ہو گئے. بڑے بیٹے کی تو بات چھوڑے, جو اس کا چھوٹا بیٹا ہے نا وہ بھی ماشاءاللہ اس کی اتنی سخت شیو ہو گئی ہے کہ وہ تینوں بلیڈوں والی شیوٹی استعمال کرتا ہے. کبھی دیکھا ہے جی 7th کلاس میں بچہ پڑھتا اور اس کی شیو اتنی سخت. اللہ معاف کرے, اللہ کو شکر کرے اگر یونیورسٹی پہنچ گئے ہیں ان کو پھر سکولیں ڈال رہے. یار خدا کا نام, فیسوں کا حساب دینا شروع کرو نا تو تم کہو کہ بس ماسٹر ہونے میں بھی تھوڑی دیر نہیں رہے. مرضی کہتے رہو. ویورز کو پتا ہے کہ مذاق مذاق ہے, سیریس بات سیریس. اتنا تو نہیں نا ویورز. یار جو ویورز تمہیں ذاتی طور پہ لائیو دیکھتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بابی اور بیچارے اتنے کٹھے کٹھے ہو کے بیٹھے ہوں. مجھ سے سب سے زیادہ آف دا اسکرین جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ میرڈ ہیں. اینے بڑھے ہو تسی ہوتے تھے, تسی ینگ لگ رہے ہو. یہ پوچھتے ہیں کہ سر آر یو میرڈ. کوئی بات نہیں سر جی, دنیا بہت کچھ کہتی, مجھے بہت کچھ کہتی ہے دنیا. اگر تمہیں کوئی کچھ کہتی ہے تو پھر مجھے کچھ نہیں کہتی. نہیں, واقعی سارے بچوں کو خاندان کے, جو اگلی نسل آپ کی ہوتی ہے اس کو خاندانی اقدار بتانا والدین کا کام. اچھا, اور یہ بڑا سخت, یہ خاندانی اقدار ڈیمیج ہوتی ہیں اگر آپ بچوں کے سامنے رشتہ داروں کی برائی کر رہے ہیں. اچھا, آج آپ کو ایک چھوٹا سا سروے بتاتا چلوں. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی گفتگو کو جوائنٹ فیملی سسٹم کی طرف نہیں لے کر جانا چاہتے. اس جوائنٹ فیملی سسٹم کے اپنے فائدے بھی ہیں, اپنے نقصانات بھی ہیں. بہت سارے فائدے بھی ہیں جن کو آج ہم ڈینائی نہیں کر سکتے جوائنٹ فیملی, لیکن بہت سارے نقصانات بھی ہیں اور کھلے دل سے ہمیں ان نقصانات کا اعتراف کر لینا چاہیے. دیکھو, آج سے 22 سال پہلے 16% لوگ جو تھے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہتے تھے, یعنی الگ رہتے تھے. آج یہ تعداد 56% سے تجاوز کر گئی ہے. اس کو وقت کی ضرورت بھی کہا جا سکتا ہے, دیگر عوامل بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں, ظاہر ہے مالی حوالے سے. لیکن کیا اب اور انٹرٹینمنٹ نکل آئی ہوئی ہے نا, پہلے ننان پر جائیے ایک دوجے دے بال پھاڑ لیں گے, جو سارے فیملی لو ویکھن دا بڑا مزہ آتا. اب اور انٹرٹینمنٹ آ گئی ہے, سائیڈ پہ رنگ بنا کے تالیاں بجاتے ہیں. شرم کرو یار. اچھا, یہ دیکھو ہمارے نزدیک جو بحث کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے محبت مشروط نہیں ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ محبت ہے, اور الگ ہو کے رہنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ دل ٹوٹ گئے. دل الگ رہ کر بھی جڑے رہ سکتے ہیں, اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی نفرتیں جو ہیں وہ پنپ لے سکتی ہیں. مطلب یہ ایک کھلی جوائنٹ فیملی میں تو سر چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں, لیکن پھر وہی بات ہے کہ فائدے بھی ہیں نقصان بھی. اچھا, جوائنٹ فیملی سسٹم بھی چل سکتا ہے. اچھا, سچی جو بات ہے, اگر اس میں بزرگ جو ہے نا جی, خاص طور پہ بزرگ وہ کمپرومائز کر رہے ہیں, وہ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہ رہے ہوں. بچوں سے ہی جھگڑا ہوتا ہے کسی بھی خاندان میں. اب دیکھو, یہ ننان پر جائیے, وہ تو ہم لافٹر کے لیے کہہ دیتے ہیں, اصل جھگڑا بچوں سے ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ بچے ہیں, میرے بھی بچے ہیں, اس کے بھی بچے ہیں, اب اندازہ کریں, کوئی بات نہیں.
اندازہ کریں کہ یہ جو الگ رہنا یا نہ رہنا یہ ہم نے اپنے اوپر اتنا سوار کر لیا ہے یہ مسئلہ کہ 12% طلاقوں کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اس بات پہ اصرار کرتی ہے کہ میں نے الگ رہنا. 12% طلاقیں صرف اس نقطے کی وجہ سے ہو رہی ہیں. نہیں تو اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ اگر رہنا چاہتی ہے تو پھر علیحدہ. دوسری طرف ایک یہ مسئلہ بھی ہے نا کہ کیا مالی طور پہ وہ خاندان ایک خاندان کا الگ ہونا افورڈ کر سکتا ہے, یہ بھی ہے. لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ آپ شادی اس وقت کریں جب جو لڑکا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. یہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے, مگر پا جنید پھر بھی بندوبست کرو آگے. ماشاءاللہ اگلے 2-3 مہینوں میں نویں آنے والی ہیں تمہاری بھی. ماشاءاللہ. تو یہ پہلے ہی نا ہمیں سنے پہنچاؤ ان کے گھروں میں کہ جی افورڈ کرتا ہو تو پھر کہیں علیحدہ رہے. یار یہ 30-35 سال بعد کی بات ہے, اس وقت ڈالر ریٹ نیچے آ چکا. میں تمہیں اور بات بتا, اللہ کا شکر نہیں کرتا کہ رب نے یہ دن دکھائے ہیں کہ بچے ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہیں, اب ان کی شادیاں اپنے ہاتھ سے کرنے کا موقع اچھا دے رہا ہے. ایک میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہو یا الگ رہتے ہو, یہ جو بنیادی طور پہ فساد کی جڑ بنتی ہے نا بات, جو رویہ بنتا ہے وہ ہے تانکا جھانکی. ضرورت سے زیادہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخیل ہونا. یہ اگر ہم اپنی لیمٹس طے کر لیں کہ یہاں تک تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں خبر گیری کروں, لیکن وہ جو خبر گیری ہے وہ خبر گیری رہنی چاہیے, وہ جاسوسی نہیں ہونی چاہیے. جس نے لڑائی کرانی ہے اس نے کرانی ہے, جس نے لڑائی ختم کرانی ہے اس نے ختم. ہاں ایگزیکٹلی. نہیں بالکل ٹھیک بات ہے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ سارے آپ سے خوش رہیں. اب یہ تھیلا جو ہے اس کے سارے بہن بھائی ماشاءاللہ اس کے ساتھ بڑے خوش ہیں, کہ یہ اتوار کے اتوار سب کے گھر جا کے کبھی ان کو باندر بن کے دکھاتا ہے, کبھی کہتا ہے چلو کیسٹ لاؤ اور میرا ڈانس دیکھ لو. پورا ان کا انٹرٹینمنٹ کرتا ہے, خوش کرتا ہے. ایک دفعہ چھوٹی مچیرہ نے فرمائش کر دی جی پورا ہفتہ باندر باندھ کے دکھا. یہ تو ممکن نہیں تھا. جی پھر بندے آ رہے ہیں بیچارہ ہفتہ باندر, مگر اور نہ دینا چاہیے, انکم بہت ہوئی. بھائی جان ان کی فیملی ہے کتنی, آدھا کلو آم لے کے آئیں تو 3 آم پھر بچ جاتے ہیں. اب گوگا جی سارے خاندان آپ جیسے تو نہیں ہے نا. شکریہ. 20 کلو آم بھی لیں اور آدھے گھنٹے بعد کوئی آگے پوچھے جی کیا بچا ہے, کہتے جی گٹھلیاں ہی بچی ہیں. وہ بھی اللہ کا شکر کرن گٹھلیاں بچ گئی ہیں, یہ تو گٹھلیاں سنے بھی کھا جاتا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. وہ اتنی ہلکی نوعیت کی ہوتی ہے اور انسانی آنکھ اس روشنی کو نہیں دیکھ پاتی, لیکن انسان کے جسم سے روشنی بھی خارج ہوتی ہے. واہ واہ واہ, اس کا مطلب ہے زلفی بھی ایک طرح کا زیرو کا بلب ہے. جی رول نمبر 1. یس سر. یار جب میں کہوں گا نا رول نمبر 1 to 100 پھر آپ کہنا یس سر. سر آپ اگر ہر رول نمبر پہ لافٹر لیں گے تو سیگمنٹ تو یہی ختم ہو جائے گا. اچھا جی چلیں, رول نمبر 2. حاضر جناب. یار یہ اس کا 2 پہ بولنا بنتا ہے, بتائیں آپ. سر اب اشاریہ 1 ہوتا ہی نہیں. ہاف اگر میں کہوں تو پھر یہ بولے. کوئی بات نہیں سر, کوئی رول نمبر 3. یس سر. باقی جو نے اس کا انداز دیکھے لگتا نہیں ہے اسٹوڈنٹ A+ والا ہے. رول نمبر 4. بیٹھا ہوں سر. یہ دیکھیں یار. اچھا جی چلے مان لیا. رول نمبر 5. چک دے پھٹے. سر میں یہ رہا دیسی اسٹوڈنٹ. اچھا جی میڈیکل کی کلاس ہے. ٹھیک ہے سر, یہ پھر کس دن رکھ لیں, میں فٹ نہیں ہوں. اچھا جی ایک جنرل نالج کی باتیں, بڑی ہلکی پھلکی سی انسانی جسم کے بارے میں. آج میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا انسانی جسم کا عضو ہے جس میں سب سے زیادہ ہڈیاں ہوتی ہیں؟ سر سینہ جی. نہیں, بظاہر سینہ ہی لگتا ہے. دماغ سر. سب میں زیادہ ہڈیاں ہوتی ہیں. سب سے زیادہ. میرا خیال جو پچھلے دفعہ جس پہ. جی سر دانت. نہیں. سر دانت بھی ہڈی کا ہوتا ہے. سر وہ جس میں ریڑھ کی سب ہڈی جی, ریڑھ کی ہڈی. نہیں. سر وہ جس میں سب سے زیادہ ہڈیاں ہوتی ہیں نا وہ انسان کے جسم میں موجود ہوتا ہے. کم و بیش 1/4 جو انسانی جسم کی ہڈیاں ہیں, یعنی سب سے زیادہ ہڈیاں انسان کے پاؤں میں ہوتی ہیں. آپ سن کے حیران ہوں گے.
इतनी ज्यादा छोटी 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 हड्डियां, नंबर ऑफ बोन्स जो है वो इंसानी पाँव में सबसे नहीं ज्यादा। आप ठीक कह रहे हैं सर, मुझे भी महसूस हुआ। इसलिए कि छोटा बड़े के पाँव पकड़ता ना तो उसको सुकून था बड़े। अच्छा जी, एक बात बताएं, आपने कभी बच्चों को रोते हुए देखा होगा? हाँ जी। जी हाँ, क्यों नहीं। लेकिन जो बिल्कुल नौमौलूद बच्चा होता है उसके कभी आंसू गिरते हुए नहीं आपने देखे होंगे। आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि इंसानी बच्चा सबसे पहले 1 माह की उम्र तक पहुंचने के बाद पहला आंसू बहाता है। अच्छा। यानी पैदाइश के बाद 1 माह तक जो बच्चा रोता है हाँ वो जी। सूखा ही रोता है, आंसू नहीं होता। नहीं। 1 महीने का जब हो जाता है तो उसके बाद जब रोता है तो फिर आंसू फिर निकलता है। आंसू। मेरा ख्याल है महीना आंसू परवान है वो। 1 महीने के बाद पहला आंसू जो है वो इंसानी बच्चा बहाता है अपना। निकालते हैं, हाँ। और फिर जो ज्यादा आंसू होते हैं वो जाहिर है मर्द के तो शादी के बाद निकलते हैं और औरत के रुखसती के वक्त निकलते हैं। सर आप मेरी शादी करा दे, मैं कभी नहीं रहूंगा। ये सबकी गलतफहमी होती है। नहीं तुम तो नहीं रोगे तो जो करमाली होगी उसका क्या करोगे। अच्छा जी, ये तो आपने सुना होगा कि इंसानी जिस्म जो है वो बिजली भी पैदा करता है। आपको पता है इंसानी जिस्म से रोशनी भी खारिज होती है। हाँ, इंसानी जिस्म आंखों से सर। नहीं, पूरी बॉडी हमारी बहुत ही हल्की रोशनी निकालता है, खारिज करता है सर, इंसानी गौरी जिस्म। की भी? बिल्कुल गौरी साहब। और गौरी साहब हम तो यार देखो, तो मुझे सीरियस नहीं रहने देते। नहीं सर, हम स्टूडेंट हैं, हम क्वेश्चन तो करेंगे। नहीं मैं तो सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे जो आसपास है उनको सबको करंट पड़ा मुझसे। अच्छा, रोशनी की बात हो रही है। अच्छा रोशनी की बात है, रोशनी से जरा दूर हूँ मैं। लेकिन वो इतनी हल्की नौयत की होती है और इंसानी आंख उस रोशनी को नहीं देख पाती, लेकिन इंसान के जिस्म से रोशनी भी खारिज होती है। वाह वाह वाह, इसका मतलब है जुल्फी भी एक तरह का जीरो का बल्ब है। अच्छा, रोल नंबर 1, आपको पता है कि एक इंसानी दिल जो है ये पूरी औसत जिंदगी में कितनी बार धड़कता होगा? सर जी ये आपने क्या सवाल कर दिया, अब घर के काम करें या दिल की धड़कनें गिने? और यार गिनो ना, लेकिन पता तो होना चाहिए ना। आज जिन लोगों ने गिन ली है उनके मुंह से ही सुन लो। कितनी होती है सर पूरी जिंदगी में दिल की 3 अरब बार दिल धड़कता है। ओए होए क्या होए, मशीन यार, अल्लाह सर, पाक ने ये 3 बनाई। अरब डॉलर हैं या रुपए हैं? आप देखो, वाह 3 अरब मर्तबा ये दिल धड़कता है। इंसानी कोई मतलब दिमाग ऐसी मशीन बना सकता है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मैंने तहमद बन के वहा दे, मैंने तेरे लाख रुपया ना लफ्ज़ मैंने ठीक बोला है, देखो बस लफ्ज ही याद किए थे। तो ये तो रोई तो कुर्ता पहन के तो फिर रहा होता है मोहल्ले में। शो भी करो यार, धोती कुर्ता पहन के, मजा आएगा। कहेंगे कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, ईद नजदीक आ रही है और चूंकि कोरोना की वजह से घरों में बैठे हुए, मैं घर बैठा सोच रहा था जी जी। कि देखो यार, ईद के नजदीक ये नए कपड़ों का जो पहनना होता है हाँ जी। उसमें हमारे बचपन में दर्जी कितने अहम होते थे। बिल्कुल सही। अब तो सारे ही रेडीमेड लेके आते हैं, खवातीन भी, बंदे भी, बच्चे भी, सबके रेडीमेड आ जाते हैं। हाँ जी। याद माजी के हवाले से मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक दौर ऐसा था कि अपना अपना सलवार कमीज नया सिलाना होता था, और अक्सर होता ये था कि जो दरमियाने तबके के लोग होते थे ना, हाँ जी। उनमें और गरीब लोगों में भी जो घर का सरबराह होता था ना, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ उसका कपड़ा जो है वो दर्जी के पास जाता था। सही। बाकी या माएँ खुद सी लेती थी घरों में, या कोई दर्जन होती थी महल्ले में जरूर जो सस्ते सीती थी। बिल्कुल सही। और उस दर्जन से भी बच्चों के कमीजें सिला लिया करते थे। शलवारें अक्सर माएँ खुद सी लेती थी। शलवार सीना जरा आसान होता था, जी। इसलिए बेचारी वो पैसे बचाती। बचाती थी, सही। और फिर उसमें और एक कपड़े की बचत क्या होती थी क्या सर? कि ज्यादा कोशिश ये करते थे कि सारे बच्चों के लिए जो सलवारें कमीजें बननी है, हाँ जी। वो एक ही कपड़े की बने, ताकि सबके जो कपड़े थोड़े थोड़े बचे हैं ना सलवार कमीज में से, हाँ जो जी। कतरने बची हैं, जो छोटी छोटी टाकियां,
उनका को सबसे छोटे बच्चे का बन जाएगा सूट, अगर रंग एक ही होगा एक ही हो तो। और उसको जोड़ जाड़ के डाल के जोड़ छोड़ एक बच्चे की सलवार कमीज बन जाती थी सबके। अच्छा एक ये भी होता था, जी। जो दर्जी के पास जाता था ना जी कपड़ा, या जो दर्जन के पास जाता था, हाँ जी। वो किसी न किसी बहाने ना जी जो लेके जाता था सिलवाने के लिए, वो कहता था कि मेरे सामने ही काट लो, कहीं तुम बड़ा निकाह ना कर देना। हालांकि मतमा नजर ये होता था कि अगर कोई कपड़ा बचेगा तो ये रखना ले, अभी मेरे सामने काटे, जो कतरने या जो कपड़ा बचेगा वो अभी ले जाऊंगे, भाई ये तो बच गया। ये इतनी इस हद तक बचत की बचत होती है। लेकिन दर्जी की भी पूरी कोशिश होती थी कि उसके सामने ना काटना पड़े। कई दफा दर्जी कहते था जी कोरोना पहले घर चले यार उस वक्त कौन सा कोरोना था। अच्छा उसमें फिर और बचत क्या की जाती थी कि आधे बाजुओं वाली कमीजें सिलाई ताकि कपड़ा और बच जाए। अच्छा सर्दियां होती थी तो कह देते थे कि ऊपर तो स्वेटर आ जाना है, कोई बात नहीं, बाजू वाली। अगर गर्मियां होती तो कहती यार टोंग के ही फिर लेना बावा, तू सुवाई अद्धी बावा वाली कमीज। अच्छा फिर जो तगड़े जरा साहिब हैसियत लोग होते थे जी, उनके यहाँ भी कुछ चीजें ऐसी मुझे याद आ रही थी जो अब नहीं होती। तरीजों वाला कुर्ता सिलाया जाता था, और तरीजों वाला कुर्ता जो होता था, तरीजों वाला कुर्ता उसे कहते थे, ऊपर जोड़ सामने नजर आते थे, वो आम दर्जी नहीं था सीता, वो सीना थोड़ा सा मुश्किल होता था, इसलिए उसके पैसे भी थोड़े ज्यादा होते थे। अच्छा। और दर्जी जो है वो इसलिए भी पैसे ज्यादा लेता था क्योंकि शागिर्द इतने कारीगर नहीं थे अभी हुए होते थे, इसलिए वो उस्ताद को तरीजों वाला कुर्ता खुद सीना पड़ता। यार ये थैला और थैले के सारे भाई दर्जी को जाके कहते थे जी ये बाजुओं की लंबाई 8 इंच रखनी है, तो दर्जी पूछता था अच्छा यानी हाफ स्लीव, कहते थे नहीं फुल स्लीव। बल्कि कहते थे कि भाई जी 8 इंच भी होएगा तो इथों तक लटके होता है। अच्छा मैं बताने लगा था कि जो साहिब हैसियत लोग होते थे जी। वो तरीजों वाले कुर्ते सिलाने, फिर ये इसके ऊपर डोरे, याद है आपको लाल धागे के डोरे पौंचों के ऊपर है, पांचे के ऊपर वो डिजाइन बनता था, लाल डोरे बनवाते थे, उसके अलहदा पैसे होते थे। अच्छा। फिर ये गले की कढ़ाई होती थी, वो कढ़ाई वाले को अलहदा पैसे देता था दर्जी, और वो गला काट के बड़ा खूबसूरत बना के देता था। ये जरा अमीरों के चौंचले होते थे। अच्छा। जी पहले प्लास्टिक के बटन होते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टील के बटन आ गए थे। हाँ स्टील के बटन भी अमारत की निशानी समझी जाती थी, स्टील के बटन लगाना जरा, वो भी लगाने शुरू हो गए। अजीजी सस्ते स्टील के बटन को जंग भी लग जाता था। इन्होंने मले दर्जी को जंग लग जाता, स्टील को कहां से जंग लग जाना। वो होते थे दूसरे बटन भी लोहे के भी, उनको वाकई जंग भी लग जाता था। अच्छा एक और चीज बड़ी मजेदार देखने को आती थी जी। खवातीन के जो कपड़े की सिलाई होती थी ना, वो तो रवाज ही नहीं था ना किसी मर्दाना दर्जी को देना। सही। जैसे अब हर मोहल्ले में खवातीन के कपड़े सीने वाले भी मर्दाना दर्जी बैठे हुए, ऐसा हरगिज नहीं था, बिल्कुल नहीं था। जनाना कपड़ा किसी मर्द दर्जी को दिया जाए, वो दर्ज नहीं होती थी मोहल्ले में, वो हमारी माओ की सहेलियां सी होती थी जी, वो उनके साथ जाके गपशप भी लगाती थी और उनसे वो कपड़े सिलवा लेती थी। ज्यादातर तो खवातीन को खुद कपड़े सीने आते थे। अब तो अल्लाह के वजल से हमारी जो बेगमात है रोटी बना लेने तो बड़ी गल है। उस वक्त बकायदा घर के कपड़े अपने तो खास तौर पे खवातीन की या बेटियों के खुद बनाती थी। ये भी फिर रवाज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया, और फिर खवातीन के कपड़े जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकले और वो पहुंच गए दर्जियों के पास। जब दर्जी के पास भी जब शुरू में जाने शुरू हुए, तो वो अपना सूट घर से भेज देती थी साथ माप के लिए। उसमें फिर अक्सर ये भी देखने में आता था कि खवातीन के कपड़े अक्सर ना जी दर्जी अगर खुले सी देता था, फिर वो बेचारियां घर बैठ तो उसको वो प्लेटें डाल दे, मेरी जो है वो खुली सीधी है, ये जो असलम है ना ये अच्छा दर्जी पूरे इस वक्त तुम दर्जी लग रहे हो। अच्छा एक और मैं लिबास आपको याद कराता हूँ जी। बाकायदा जो बुजुर्ग है ना जी, वो ईद वाले दिन नवा धोती कुर्ता पहनते थे, जो बिल्कुल ही खत्म हो गया। और वो खास तौर पे वो उस धोती को क्या कहते हैं गोगा जी, वो जो सिलाई जाती है जोड़ डाल के,
तहमत तहमत वो तहमत जो है वो दर्जियों से सिलाया जाता था, उसमें ऐसे जोड़ डाल के ना उसकी तरह चौड़ाई बढ़ाने के लिए। कटाव वाली, हाँ जी, हाँ, उस इतना वो चौड़ा लड़ भी छोड़ते थे ना साथ। लड़ भी साथ छोड़ते थे, ये ना बड़ा लाचा खुला। वो जिगजैग सी पट्टी सी बनती थी बीच में। हाँ, चौधरी टाइप जो लोग होते थे ना, वो बड़ा लाचा बनवाते थे, जिसे तहमत कहते थे, वो बांधते थे ईद वाले दिन। तहमंद नहीं, तहबंद, तहबंद यानी तय दर तय और फिर बंद। लो जी, तुम मैंने तहमत बन के वहा दे, मैंने तुम्हें लाख रुपया ना लफ्ज मैंने ठीक बोला है, मेरे को बात नहीं आती। बस लफ्ज ही याद किए थे। ये तो रोई तो कुर्ता पहन के तो फिर रहा होता है मोहल्ले में। शो भी करो यार धोती कुर्ता पहन के, मजा आएगा। कोई ऐसी बात नहीं, मैं वाकई आपको ऐसी ऐसी चीजें याद मैं कर रहा था और आपको बताना चाह रहा हूँ जी। जो मैं हैरान हो रहा था, ये सारे किधर गई शायद, किधर चली गई। फिर वो जो बुजुर्ग हैं, वो बड़े अच्छे बुजुर्ग भी, अब तो ये सिर्फ छाबड़े वालों के कंधे पे रुमाल नजर आता है, या परना कहते हैं जिसे। तो उस वक्त बड़े अच्छे जो हैं अमीर लोग, उनके बुजुर्ग भी ना जी वो रुमाल जरूर रखते, हाँ, डबियों वाले रुमाल या परना, या ये वो कपड़ा खरीद के उसको काट के उसके इर्द गिर्द पीको करवा के तो वो कंधे पे रखना, वो बाकायदा एक रवाज होता था और बड़ा अहम समझा जाता था। चूंकि उसमें ही कोई सौदा सलब भी ले आते थे, फिर गर्मी में बाहर निकलते थे तो उसको सर पे रखते थे बुजुर्ग लोग। अच्छा, इसी तरह परने से एक और बात आपको याद करा दूं कि जो हैंकर चीफ जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, पाजनैल, यू इम्प्रेस टू दिस वर्ल्ड, ये जो हाथ वाला रुमाल होता है, ये बहुत जरूरी होता था। खास तौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जरा से थोड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी, हाँ जी। जो सुलझी हुई जिंदगी गुजारने वाले लोग होते थे, वो लाजमन हाथ वाला रुमाल रखते थे जेब में। चूंकि ये टिश्यू पेपर तो अब आया। ज्यादा हो अभी गया आया। और हर जगह ही होता है अब तो। हाँ जी। उस वक्त ऐसा नहीं था। अपना हाथ वाला रुमाल भी जेब में रखना इतना जरूरी होता था जितना जरूरी आप कह लें कि नजर वाली ऐनक होती थी। कमजोर नजर वाले बंदे के लिए जिस तरह ऐनक बड़ी अहम होती थी ना, हाँ जी। उसी तरह हर नफीस आदमी के, पढ़े लिखे बंदे के घर से बाहर निकलते हुए हाथ वाला रुमाल बहुत जरूरी होता है। वो भी खवातीन उस पे नाम काट काट के देती थी। हाँ जी, हाँ जी, गाना बन गया, आंदा तेरे लिए रेशमी रुमाल, उत्ते तेरा नाम लिखिया नी मैं बड़े आई चावा ना। तो ये भी वाकई रिवाज होता था, वो हाथ वाले रुमाल के ऊपर जो घर में बनाती थी ना रुमाल, उसमें नाम भी सुई धागे के साथ काट के दे देती थी। और ये सारी चीजें खास तौर पे ईद के त्योहार पे जरूर बनाई जाती थी। हाथ वाले रुमाल, परना नया, धोती कुर्ता नया, या सलवार कमीज नई, जुत्ती नई, ये बड़ी अहम चीजें होती थी ईद में, खुद तैयार कर। यही चीजें ईद बनाती थी। हाँ, अब भी होती है मगर हर चीज रेडीमेड है, उस वक्त ये तैयार की जाती थी। जी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और छोटी सी बात ये कि हासिल की तमन्ना में ला हासिल के पीछे मत भागिए। ये ऐसे ही है जैसे बच्चा तितलियों के शौक में दूर निकल जाए, न तितलियां मिलती हैं न वापसी का रास्ता। वाह, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।